नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। सेंसेक्स आज सुबह सुबह 800 पॉइंट नीचे गिर गया है और साथ में रुपया 96 को भी क्रॉस कर गया है। अब किसी भी दिन रुपए की सेंचुरी लग सकती है। नरेंद्र मोदी जी इन सब से बेपरवाह गए हुए हैं विदेशों की यात्रा पर और वहां से वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं कि महिलाएं उनके सामने नृत्य कर रही हैं, गाना गा रही हैं, उनकी पूजा कर रही हैं, उनकी वंदना कर रही हैं। एएनआई ने बाकायदा ये वीडियो अपने यहां ट्वीट किया है, ये वीडियो प्रसारित किया है जिसमें महिलाएं मोदी जी की आराधना करते हुए दिख रही हैं। वैसे ये महिलाएं हिंदुस्तानी हैं, तो हिंदुस्तानी महिलाएं नरेंद्र मोदी के लिए मोदी मोदी का नारा भी लगा रही हैं और बाकी सब भी हो रहा है। लेकिन उसी मंच पर जब स्वीडन की लोकल महिला ने, वहां की स्थानीय महिला ने संगीत की प्रस्तुति की तो मोदी जी को बहुत अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि वो अब देखिए, मोदी जी कहीं चले जाएं, गांधी जी पीछा नहीं छोड़ते। वैष्णव जन तो तैने कहिए, पीर पराई जानी रे, ये वहां की लोकल महिला गा रही है। वैसे भी मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि आप कहीं जाएं और आपके परिवार के लोग ही वहां पर आपका स्वागत करें, इसका तो कोई मतलब होता नहीं है। मतलब तो तब होता है जब बाहर के लोग आपका स्वागत करें। जवाहरलाल नेहरू की तमाम सारी वीडियोज हैं जिसमें वो विदेशों में जाते हैं और विदेशी लोग लाइन लगाकर खड़े हुए हैं उनका स्वागत करने के लिए, हजारों की संख्या में। वहां के लोग अमेरिका गए तो अमेरिका के लोग, ब्रिटेन गए तो ब्रिटेन के लोग स्वागत करने के लिए आते हैं। लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी जहां जाते हैं वहां भारतीय समुदाय के लोग ही उनका स्वागत करने के लिए आते हैं। कहीं हाउडी मोदी होता है, कहीं कुछ होता है, कहीं पूजा होती है, कहीं गाना होता है और कहीं मोदी मोदी के नारे लगते हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि इस यात्रा में ये गाने बजाने की जो वीडियो है उसमें तो आवाज आ रही है, वो म्यूटेड नहीं है, एकदम क्लियरली क्या कौन कह रहा है वो सुनाई दे रहा है। लेकिन मोदी जी जो लोगों से मिलजुल रहे हैं, वहां के लीडरान से जो मुलाकात उनकी हो रही है, उसका कोई आवाज का मामला नहीं है। वीडियो है लेकिन म्यूट है। अब कई बार लोग हमारे जैसे यूट्यूबर से कहते हैं माइक बदलिए। मैं एएनआई से कहना चाहता हूं कि भाई अपना माइक बदल लीजिए। जो विदेशी लीडरों से मिलते हैं उस समय मोदी जी क्या बात करते हैं, वो उनसे क्या कहते हैं, ये उनसे क्या कहते हैं, ये सुनना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। रहा सवाल नाच गाने का, तो वो तो दिल्ली में भी हो सकता है, कोलकाता में भी हो सकता है, चेन्नई में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। देश के अंदर भी ये नाचना गाना हो सकता है। मोदी मोदी होता ही रहता है, हम सुनते ही रहते हैं। देश के बाहर विदेशी नेताओं ने क्या कहा यह सुनाई नहीं देता, क्योंकि आजकल एएनआई उसकी आवाज म्यूट कर देता है। मैं सोच रहा था कि यह आवाज क्यों म्यूट की गई होगी। दो वजहें मेरे समझ में आई। एक तो वो वीडियो जो वायरल हो गया था, जिसको मेटा ने हटा दिया था इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, जिसमें एक लड़का जो है वो इनकी मिमिक्री कर रहा था, हे हो वाली मिमिक्री कर रहा था, हाथ मिलाने की। वैसे याद आया कि इस बार गले भी नहीं मिल रहे हैं, केवल यूएई में दोनों हाथ फैलाए हुए जो गए थे शेख से, एमबीजेड से गले मिलने, वो वीडियो आया। उसके अलावा कहीं गले मिलने का वीडियो नहीं आ रहा है, हाथ मिलाने का ही वीडियो आ रहा है। खैर, एक वजह तो ये हो सकती है कि वो जो बातचीत करते हैं उसके जो आवाज के साथ वीडियो आते हैं उसको लेके जो मिमिक्री की गई, तो मोदी जी के सलाहकारों ने यह कहा होगा कि ये वाला म्यूट करा दीजिए, आप जो बात करते हैं उससे मजाक उड़ जाता है। एक और कारण हो सकता है, नीदरलैंड गए हुए थे और वहां का एक अखबार है डी वोल्क्सक्रांट, उसने ये लिखा है कि नीदरलैंड के प्रधानमंत्री जेटन ने जब मोदी जी से मुलाकात की उसके पहले हेग में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि डच सरकार को भी भारत में हो रहे घटनाक्रम को लेकर चिंता है। यह सिर्फ प्रेस की आजादी का मामला नहीं है, बल्कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों का भी है, जिन पर वहां गंभीर दबाव है। यानी डच प्राइम मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बिल्कुल साफ साफ कहते हैं कि भारत के अंदर अल्पसंख्यकों के ऊपर दबाव है और मुझे इसकी चिंता है।
कहा यह जा रहा है कि जब बातचीत हुई है तो भी उन्होंने यह सारा कुछ कहा है। यहां एक और सवाल पत्रकारों ने पूछा था और वो ये पूछा था कि भारत के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं। एक रवायत है, जब भी किसी देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाता है, विदेश मंत्री दूसरे देश में जाता है, तो वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें लोकल पत्रकार सवाल पूछते हैं और आपको उसका जवाब देना होता है। आपको याद होगा, राक्ची यहां पर आए थे विदेश मंत्री ईरान के, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बाकायदा सारे सवाल लिए। लेकिन यहां जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें डच प्राइम मिनिस्टर अकेले थे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जब भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं तो विदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहां से करेंगे। एक बार गलती से अमेरिका में फंस गए थे, ट्रंप ने फंसा दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वहां अडानी को लेकर सवाल पूछ लिया गया और उसके बाद जिस तरह से वो फंसे हैं वो हम सब ने देखा है। शायद उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया में तो फिर भी पत्रकार हमारे कंट्रोल में रहते हैं, हम तय कर लेंगे कौन सवाल पूछेगा कौन नहीं पूछेगा, किसको अंदर आने देना है किसको नहीं आने देना है, तो हम आम चूस कर खाते हैं या आम काट कर खाते हैं, इस तरह के सवालों का जवाब दे लेंगे। लेकिन यूरोप में तो पत्रकारों को बड़ी खुली छूट मिली हुई है। वहां तो पत्रकार बिल्कुल प्रधानमंत्री से सीधे सवाल पूछते हैं, मंत्री से सीधे सवाल पूछते हैं। वहां पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं चलेगा। तो वहां अगर हमसे मुश्किल सवाल पूछ लिया गया तो हम क्या करेंगे। वहां पर अगर यह सवाल पूछ लिया गया कि ईसाइयों और मुसलमानों के साथ गड़बड़ क्यों हो रही है तो हम क्या जवाब देंगे। वहां अगर किसी ने सवाल पूछ लिया कि रुपया दुनिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी कैसे बन गई है तो हम क्या जवाब देंगे। वैसे भी अभी हाल में एक आर्टिकल आया था, उस आर्टिकल में जफरले ने पूछ लिया था कि क्या अडानी ही भारत बन गए हैं, क्या अडानी का भला ही भारत का भला है। अब किसी ने पूछ लिया कि आपका सबसे बड़ा कैपिटलिस्ट अमेरिका में जुर्माना देकर क्यों छूट रहा है, उसने क्या गड़बड़ की थी, तो आप क्या जवाब दे पाएंगे। तो जाहिर है हमारे प्रधानमंत्री महोदय ना यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ना वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेकिन नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने जो ये सवाल उठाया है, ये सवाल काफी बड़ा बन जाता है। अब मान लीजिए कि बातचीत का वीडियो चलता और उसमें यह सवाल आ जाता तो देश में और दुनिया में बड़ी बेइज्जती हो जाती। एमईए ने, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसने जवाब दिया। उसने कहा कि डच प्राइम मिनिस्टर नॉलेज की कमी है उनके पास, उनको भारत के बारे में पता नहीं है वगैरह वगैरह। ये आरोप सब झूठे हैं और हमारे यहाँ सारी मीडिया ने एमईए के उस जवाब को तो चलाया, लेकिन जिस सवाल के जवाब में वो जवाब आया था उस सवाल को गायब कर गए। वो मैं आपको बता रहा हूं, डच अखबार है डी वोल्क्सक्रांट, जिसमें यह खबर छपी हुई है। आप ढूंढ कर देख सकते हैं, मैं भी आपको दिखा दे रहा हूं। तो असल सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री महोदय बाहर क्यों गए हुए हैं, विदेश जाकर उनको क्या हासिल हो रहा है। वैसे मैं एक मजेदार बात बता दूं, यहां पर उन्होंने कहा पेट्रोल डीजल बचाओ, विदेशी चीजें मत खरीदो, सोना मत खरीदो, चांदी मत खरीदो, ये सब उन्होंने यहां पर कहा। और वहां से जो उनकी तस्वीर वायरल हुई उसमें मेबैख का चश्मा लगाए हुए। अब मैं आपको यह काम दे रहा हूं कि गूगल खोलिए और देखिए कि मेबैख हिंदुस्तान के किस स्टेट में है, सॉरी दुनिया के किस देश में है। ये जो मैंने कहा इसका मानी बहुत साफ है कि जहां वो उपदेश दे रहे हैं भारतीयों को कि विदेशी सामान मत खरीदो, विदेश की यात्रा मत खरीदो ताकि डॉलर को बचाया जा सके, वहां 1.5 लाख से लेकर 3 लाख रुपए की रेंज वाला चश्मा पहनकर विदेश की धरती में आराम से फोटो खिंचवा रहे हैं, वीडियो बनवा रहे हैं। आप खुद सोचिए कि जनता के लिए सलाह कि विदेश के सामान मत खरीदो, विदेश में बच्चों को पढ़ने के लिए मत भेजो, गाड़ी में पेट्रोल बचाओ, पूल करो, ये वो दुनिया भर की बातें। और खुद विदेश गए, चलो प्रधानमंत्री हैं, विदेश जाने की जरूरत होगी, गए होंगे, लेकिन वहां पर किसी देशी ब्रांड का चश्मा पहनने की जगह मेबैख का चश्मा पहनकर, और वो भी 1.5 से 3 लाख रुपए का मेबैख का चश्मा पहनकर वो घूम रहे हैं। मेरा सवाल वैसे भारतीय जनता पार्टी वालों से भी है। राहुल गांधी से कह रहे हैं कि 11 करोड़ रुपए आपकी इनकम थी, आपने इतना कैसे खर्चा किया। वैसे विपक्ष के नेता, एक प्रधानमंत्री के बेटे, एक प्रधानमंत्री के नाती, एक प्रधानमंत्री के परनाती, राहुल गांधी के पास 10 साल में केवल 11 करोड़ की अगर कमाई है तो इस पर भी सवाल उठना चाहिए कि भैया यह आदमी इतना कम क्यों कमाता है। यहां एक सभासद साल में इतना कमा लेता है,
एक एमएलए शायद महीने में इतना कमा लेता होगा, और एक आदमी जो 5-6 टर्म का एमपी है, एलओपी है, इतने बड़े परिवार से आता है, अगर साल के 1 करोड़ के आसपास कमा रहा है, यानी अपनी सैलरी से अलग कोई बहुत खास पैसा नहीं कमा रहा है, तो यह अपने आप में बताता है कि वो बेहद ईमानदार है। खैर, राहुल गांधी से सवाल पूछने वालों को पीएम से भी सवाल पूछना चाहिए कि इतने महंगे चश्मे, इतनी महंगी घड़ियां, इतने महंगे सूट, ये सब कहां से आते हैं, इसका भी जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री की इनकम भी सबके सामने है, तनख्वाह के अलावा कोई और इनकम वो करते नहीं है, फिर इतना सारा पैसा उनके पास आता कहां से है? ठीक है, परिवार नहीं है तो परिवार का कोई खर्च नहीं है, अपने ऊपर ही खर्च करना है, तो ये सवाल पूछ लीजिए कि इसी पैसे से भारतीय सामान क्यों नहीं खरीदते हैं, गाड़ी से लेकर चश्मे तक सब कुछ विदेशी क्यों है? अब आप कहेंगे कि आपने शुरू इससे किया था कि प्रधानमंत्री विदेश में कर क्या रहे हैं और बातें दूसरी कर रहे हैं, तो मैं ये आपसे कह रहा हूं हुजूर कि अगर कोई डील साइन हुई हो, अगर कोई एमओयू साइन हुआ हो, अगर कोई बड़ी बात हुई हो, तब तो मैं आपसे बताऊं, विदेश में वो यही कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, अपनी पूजा करवा रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, मेबाह का चश्मा लगाकर घूम रहे हैं। और नीदरलैंड से खबर आई कि चोल साम्राज्य के दौर का जो हमारा एक डॉक्यूमेंट वहां पर था, जो शायद तांबे के पत्र पर, ताम्र पत्र पर लिखा हुआ है, वो नीदरलैंड वापस कर रहा है, उसको ला रहे हैं। तो उसको वापस लाने के लिए प्रधानमंत्री को जाने की क्या जरूरत थी? वहां के दूतावास से कोई गया होता, उठाता, और जब इंडिया आता तो लेकर चला आता। लेकिन उसको एक बड़ी खबर की तरह पेश किया गया। यूएई में कहा गया कि हां, यूएई एक्स्ट्रा डीजल देगा, एक्स्ट्रा पेट्रोल देगा, आयल मतलब एक्स्ट्रा देगा, और भी कुछ हमारे यहां इन्वेस्ट वगैरह करेगा। तो वो खबर तो राजू भाई से बातचीत में मैंने आपको बता ही दी थी। लेकिन यूरोप की इस यात्रा में और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। स्वीडन, नीदरलैंड और नॉर्वे की यह यात्रा थी। इसमें कोई बड़ी ट्रेड डील साइन हुई हो, वो सामने नहीं आया। उन्होंने भारत के किसी मदद की बात की हो, वो सामने नहीं आया। नरेंद्र मोदी जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई फार्मूला लेकर गए हों और वहां उस पर बात हुई हो, यह भी सामने नहीं आया। एक बयान आया मोदी जी का कि यह जो दशक है, 10 साल आपदाओं का दशक है। हम हिंदुस्तानी जानते हैं कि पिछले 10 साल हमारे लिए आपदा का ही दशक रहा। जो 70 साल में हमने प्रतिष्ठा बनाई थी, वो धूल में मिल गया। खैर, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि आपदाओं का दशक है, और अगर हालात नहीं सुधरे तो पिछले सालों में जो कुछ हासिल किया जाएगा वो वाइप आउट हो जाएगा और लाखों लोग गरीबी में रहने के लिए मजबूर होंगे। जिस देश में करोड़ों लोगों को आप खुद 5 किलो अनाज दे रहे हैं और ये मान रहे हैं कि ये लोग इतने गरीब हो चुके हैं कि 5 किलो अनाज भी नहीं खरीद सकते, वहां इस भाषण का क्या मतलब है? कोई खास मतलब नहीं है। इसका सलूशन क्या है, ये बताइए। और सलूशन की जब बात की गई तो पता चला कि पेट्रोल डीजल की प्राइसेस बढ़ने की तुलना करने लगे कांग्रेस के जमाने से। मैंने एक वीडियो किया था और बताया था कि कांग्रेस के जमाने में जो ब्रेंट ऑयल जिस रेट का बिक रहा था, जिससे दुनिया भर के तेल की कीमत तय होती है, वो आज से भी ज्यादा था, और उसके बावजूद प्राइसेस नीचे रखे गए थे। यहां इनकी सरकार आने के बाद इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइस बहुत कम हुई, उसके बावजूद इन्होंने सेस लगा दिया, ऑयल की प्राइस हायर रखी, जिसका नतीजा यह हुआ कि कंपनियां हजारों करोड़ कमाती रहीं और सरकार के पास लाखों करोड़ इकट्ठा होते रहे तेल के सेस के नाम पर। लेकिन आज जब जरा सा तेल महंगा हुआ है तो खट से दाम बढ़ा दिया गया, पेट्रोल का, डीजल का, सीएनजी का, एलएनजी का, सबका दाम बढ़ा दिया गया और टिकट फाड़ा गया, बिल फाड़ा गया जनता के नाम पर। जब जबरदस्त पैसा कमा रहे थे, प्रॉफिट कमा रहे थे, तो कंपनियां कमा रही थी, और जब नुकसान हुआ तो सीधे जनता के ऊपर डाल दिया गया। लेकिन आईटी सेल है, आईटी सेल ज्ञान देगी और आईटी सेल ज्ञान चलाती रहेगी। कुछ मत कीजिए, बस इतना देखिए कि 2014 में जब प्रधानमंत्री महोदय गद्दी पर बैठे थे, उस दिन डॉलर के सामने रुपए की कीमत 56 रुपए के आसपास थी, और आज जब 11 साल पूरे हो गए हैं तो यह 56 रुपए से बढ़ के 96 रुपए हो गई है। यानी 11 साल में 40 का असर आया है, 40 बढ़ी है। अब आप अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि आजादी के बाद से इनके आने तक रुपए की कीमत जितनी बढ़ी थी, उतनी इनके आने के बाद से अब तक बढ़ गई है।
और उसके बाद कहेंगे हमने तो जी बड़ी अच्छी इकॉनमी चलाई, वार की वजह से तमाशा हो गया, कोविड आएगा तो मरकज वालों पे डाल देंगे, मुसलमानों पर डाल देंगे और सारी चीजें टाल देंगे। और जब यह प्रॉब्लम आपके सामने आएगी तो आप डाल देंगे ईरान वार के ऊपर। इस सवाल का जवाब नहीं देंगे कि ईरान वार शुरू होने से पहले भी आपका रुपया गिर रहा था, इंपोर्ट बढ़ रहा था, एक्सपोर्ट घट रहा था और विदेशी निवेश देश के बाहर जा रहा था। इस पर बात नहीं करेंगे। फिर वही सवाल कि मैं सारी बातें करने लगा, ये तो बताया ही नहीं कि विदेशों में नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं। भाई मेरे समझ में नहीं आया क्या कर रहे हैं। आपके समझ में आया हो तो कमेंट में प्लीज मुझे बताइए, ताकि मेरा भी थोड़ा ज्ञान बढ़े कि नरेंद्र मोदी जी विदेश क्या करने गए हैं। प्लीज बताइएगा, जरूर मेरी मदद कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।